हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कर दें शुरू। अरे कर दें क्या शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले आप ये जान लो कि भाई कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ही ज़रूरी है। कैल्शियम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मेनी एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। भाई बोन टीथ फॉर्मेशन में, न्यूरोनल एक्टिविटी के अंदर, स्केलेटल मसल एक्टिविटी के अंदर, कार्डियक एक्टिविटी के अंदर, स्मूथ मसल एक्टिविटी के अंदर, सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स, सेल डिवीजन और ग्रोथ में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और ब्लड कोगुलेशन में तो कैल्शियम के बिना काम ही नहीं चलता। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है कैल्शियम के, बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करता है कैल्शियम। नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो कैल्शियम लगभग 1100 मतलब 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम बॉडी कंटेंट होता है इन नॉर्मल। अगर हम एक यंग हेल्दी अडल्ट की बात करें तो वहाँ पर 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम बॉडी में प्रेजेंट होता है। और अगर हमारा टोटल बॉडी वेट है ना, जितना टोटल बॉडी वेट का 1.5% यानी 1.5%, टोटल बॉडी वेट का 1.5% जो है इट इज़ कैल्शियम। और 99% ऑफ जो कैल्शियम है, मतलब जितना भी कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक कितना है, 1100 ग्राम ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। सो इसका जो 99% है, 99% ये कहाँ प्रेजेंट है, बोन्स और टीथ्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, टीथ्स में प्रेजेंट है। और बाकी का प्लाज्मा में पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा में तो बहुत कम हो गया। अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल्स की बात करें तो इट इज़ 9 से 11 टन टना टन 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 टारा चलती है क्या, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट ध्यान में रखें। टाइप्स ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं हमारे पास। सबसे पहले कैल्शियम इन बोन्स एंड कैल्शियम इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो कैल्शियम होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। बताओ कितनी फॉर्म्स में, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। 3 कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहले आयनाइज्ड या डिफ्यूजिबल फॉर्म Ca+2 की फॉर्म में, है ना। और ये लगभग 50% है। जितना भी कैल्शियम प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसका 50% कैल्शियम जो है वो आयनाइज्ड या डिफ्यूजिबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो आयनाइजेबल कैल्शियम है, आयनाइज्ड कैल्शियम है, इट इज़ वेरी वाइटल फॉर मैनी फंक्शंस लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोनल एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, ब्लड कोगुलेशन में यही कैल्शियम+2 की फॉर्म में लगता है, आयनाइज्ड फॉर्म में लगता है। अब दूसरा हो गया नॉन आयनाइज्ड है, नॉन डिफ्यूजिबल। ये लगभग 8 से 10% होता है। 50% कौन सा, आयनाइज्ड। नॉन आयनाइज्ड कितना, 8 से 10%। ठीक है, नॉन आयनिक फॉर्म में, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, मतलब किसी के साथ बाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉन आयनाइज्ड कैल्शियम है। ठीक है। और तीसरा कैल्शियम बाउंड टू एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है कैल्शियम। ये अबाउट 40% टू 42% होता है। 40 to 42% जो कैल्शियम है, इट इज़ बाउंड टू लाइक एल्ब्यूमिन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम। नहीं, एक सेकेंड, 40 to 42%। ठीक है, 50% इधर आ गया, 40 to 40% एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडेड है। और ये कार्बन कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 8 से 10% प्रेजेंट है। ठीक है। अब बोन्स में कैल्शियम, भाई साहब बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होता है ये रिमूव किया जाता है, टाइम टू टाइम डिपॉजिट भी किया जाता है। तो बोन्स में जो कैल्शियम है ये 2 फॉर्म्स में होता है। कितनी फॉर्म्स में, 2 फॉर्म्स में होता है, 2 फॉर्म्स में। कौन सी, एक तो रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम या एक्सचेंजेबल कैल्शियम, मतलब जो एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम, देखो, और स्टेबल कैल्शियम भी हम इसको कहते हैं, मतलब इतना जल्दी से ये टूट के मतलब निकलता नहीं है बोन से। तो एक तो रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम, एक स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम, या दूसरा नाम एक्सचेंजेबल और स्टेबल कैल्शियम। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम है ये कम होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है बोन के अंदर, है ना। और एंड इट हेल्प टू मेंटेन द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, क्योंकि ये रैपिडली एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम या स्टेबल कैल्शियम जो होता है ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये बोन रीमॉडलिंग में मदद करता है। और ये इतनी आसानी से एक्सचेंज नहीं होता, मतलब बाहर नहीं निकलता बोन से। ठीक बात समझ रहे हो? ओके। अब इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे समझाया गया है, शंभुलिंगम साहब ने समझाया है कि यहाँ पर किस तरीके से कैल्शियम का आन प्रदान होता है। देखिए, सबसे पहले आप वैल्यूज़ को देख सकते हो। वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से देखें, जैसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर लगभग आपका कितना, 11,000 मिलीग्राम प्रेजेंट है। डाइट से 1,000 मिलीग्राम आया। देखो, डाइट से कैल्शियम लिया जाता है, जीआईटी में आएगा। ठीक है, हमने खाया, जीआईटी में आया। और फिर इसका जैसे हमने अगर 1,000 खाया था ना,
तो 900 तो लगभग क्या एक्सक्रीट हो गया फीसेस के अंदर, ठीक है। अब जीआईटी में जो हमारे पास कैल्शियम आया है, ये देखो क्या होगा, एक तो इसको ईसीएफ में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, 600 निकाल लिया जाएगा और 600 डाल भी दिया जाएगा, सीक्रेट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। ईसीएफ से जीआईटी में जाएगा। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना 1100, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। तो ईसीएफ पे लगभग 900 आ गया। और अभी देखो इधर बोन है, बोन के साथ भी एक्सचेंज चलेगा ना, ईसीएफ में अगर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, कम ज़्यादा हुआ कुछ भी तरीके से, तो बोन के साथ फिर सेटिंग बिठानी पड़ेगी ना। तो बोन के अंदर एक तो एक्सचेंजेबल कैल्शियम हो गया और एक स्टेबल कैल्शियम हो गया, अभी मैंने बताया। एक्सचेंजेबल 4000 मिलीग्राम और स्टेबल देखो कितना है भाई साहब, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम, इतना स्टेबल कैल्शियम प्रेजेंट है, ज़्यादा इन अमाउंट है, ठीक है। अब जो स्टेबल कैल्शियम है वो जब बोन रिजॉर्प्शन होगा, स्लो बोन रिजॉर्प्शन होगा, तो उस केस में 300 बहुत कम इधर जाएगा, बहुत कम, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम, स्टेबल कैल्शियम ज़्यादा मूव नहीं करता है, ठीक है। डिपोजिशन होता रहेगा ईसीएफ से, जो ज़्यादा कैल्शियम होगा वो स्टेबल कैल्शियम में ऐड होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। एक्सचेंजेबल कैल्शियम से देखो रैपिड एक्सचेंज होगा विद ईसीएफ, और लगभग देखो कितना एक्सचेंज हो रहा है, 20,000 मिलीग्राम, तो इतना एक्सचेंज रहता है। एंड देन आपका ईसीएफ से अब क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जाएगा, ठीक है, किडनी में पहुंच जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जाएगा, फिल्टर हो जाएगा लगभग 10,000 मिलीग्राम, एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कितना 1000। अब देखो 10,000 फिल्ट्रेट में आया था, सिर्फ 1000 मिलीग्राम जो है, सिर्फ 100 मिलीग्राम जो है वो एक्सक्रीट हुआ है, तो बताओ बाकी का कहाँ गया, रीअब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्प्शन वापस ईसीएफ में पहुंच गया 600 तो लगभग। सो यू कैन रिमेंबर दिस टेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं। देखो डाइटरी कैल्शियम लगभग हम लोग अगर बात करें तो बहुत खाने में बहुत ज़्यादा हम लोग कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, किन किन फॉर्म्स में, जैसे देखो अगर पूरा मिल्क की बात करें तो 10% ही होता है, लो फैट मिल्क में 18%, चीज़ में 27, भाई चीज़ खानी चाहिए, कैल्शियम मिलेगा। चीज़ में 27%, अदर डेयरी प्रोडक्ट 17%, वेजिटेबल में 7%, अदर सब्सटेंसेस सच एज मीट, एग, ग्रेन, शुगर, कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, इनमें 21% होता है। फ्रॉम बोन्स लाइक बिसाइड, लाइक अब आपको डाइटरी सोर्सेज के नाम पूछे जाएं तो यू कैन से होल मिल्क, लो फैट मिल्क, चीज़, यू कैन से अदर डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक और भी होते हैं ना, दही वही छाछ वाछ, वेजिटेबल्स देख लो आप, एंड देन उसके बाद में मीट, एग, शुगर, ग्रेन, कॉफ़ी, टी, चॉकलेट वगैरह सब में। बोन्स में बिसाइड डाइटरी कैल्शियम, ब्लड ऑल्सो गेट कैल्शियम फ्रॉम द बोन बाय रिजॉर्प्शन, एज आई टोल्ड यू इन द फ्लो चार्ट। डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, देखो ये आप ज़रूर याद कर लें, डेली रिक्वायरमेंट लगभग 1 से 3 साल वाले बच्चों में 500 मिलीग्राम नीडेड होता है, 4 से 8 साल वालों में 800 ग्राम, कितना देखो बढ़ता जा रहा है, फिर 9 से 18 में 1300 ग्राम, फिर 50 साल तक कितना 1000 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है एक डेली रिक्वायरमेंट में, ठीक है। और 51 ईयर्स एंड अबव एंड प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे ही कम कैल्शियम हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो जाती है कई बार जब बाहर से डाइटरी सोर्स नहीं देंगे कैल्शियम का। तो सो 1 से 3 साल में कितना 500, 800, 1300, 1000, 1200, ठीक है। तो लगभग 9 to 18 ईयर्स में देखो 1300 चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग फेज है, बच्चा ग्रो कर रहा है, बोन्स डेवलप कर रही हैं उसकी। फिर 50 तक 1000 चाहिए, देन 1200 हो गया 51 अबव, और उसके बाद में प्रेग्नेंट लेडीज़ में और लैक्टेटिंग मदर्स में कितना 1300, कितना 1300, 51 ईयर्स एंड अबव में 1200, दैट्स इट। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, देखो मैंने वो सारा का सारा आपको इस टेबल के अंदर समझा दिया है, वही इस बात का पूरा वो सार है। ये देखिए आप, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ना इंटेस्टाइन में, मेनली ड्यूडेनम में, फ्रॉम ड्यूडेनम बाय कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं, कैरियर मीडिएटेड एक्टिव होता है, एटीपी लगता है एब्जॉर्प्शन में, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेट। देखो ड्यूडेनम में तो बाय कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड बाकी इंटेस्टाइन के पार्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से काम हो जाता है। विटामिन डी लगता ही लगता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। एक्सक्रीशन की बात करें, देखो जितना फिल्ट्रेट बन रहा है यहाँ पे, देखो फिल्ट्रेट हमारा बना था लगभग 10,000 मिलीग्राम, और उसका सिर्फ 100 मिलीग्राम यहाँ पे एक्सक्रीट हुआ है। तो देखिए मेरी बात सुनिए आप, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स लाइक कैल्शियम 98 to 99%, तो फिर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, एक स्मॉल क्वांटिटी सिर्फ एक्सक्रीट होती है, स्मॉल क्वांटिटी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन,
है ना। मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन डीसीटी। देखो कहाँ से रीअब्सॉर्ब होता है, डीसीटी से और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। इन डीसीटी, डीसीटी के अंदर पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। डीसीटी के अंदर पैराथॉर्मोन इस रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कलेक्टिंग डक्ट विटामिन डी इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पे जो हमारा पैराथॉर्मोन है, पीटीएच है, ये क्या करता है, डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर विटामिन डी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है भाई, कैल्सिटोनिन आप जानते हो ना, कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इससे आप ध्यान से अच्छे से समझेंगे कि डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। मतलब रेगुलेशन है ये, एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, तो इससे आसानी समझ आएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल की अगर हम बात करें, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है आपका, तो देखो दो चीज़ों में एकदम तंतनी मच जाएगी, एकदम हरकत होगी, पैराथायराइड में और किडनीज में। किडनीज में विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है 125 डाइहाइड्रोक्सीकॉलकैल्सिफेरॉल, ये ज़्यादा बनेगी। तो ये किडनीज में क्या कर, ये ज़्यादा बनेगी, तो ये क्या करती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होती है ना, तो इंटेस्टाइन में जाएगी ये फॉर्म और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाएगी, तो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल अचीव हो जाएगा। पैराथायराइड के अंदर पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, वो बोन में जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, रिजॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का, रिजॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, तो जिसकी वजह से फिर से नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल अचीव हो जाएगा। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल आपका बढ़ गया है, हद से ज़्यादा हो गया है, तो थायराइड के पास जाना पड़ेगा। थायराइड रिलीज करेगी, थायराइड में कौन, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स रिलीज करती हैं कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये बोन के पास जाएगा, कैल्शियम को डिपॉजिट कराएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देगा, ठीक है। सो अबाउट 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड डेली, आउट ऑफ दिस 900 मिलीग्राम इज एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस एंड 100 मिलीग्राम लगभग जो होता है वो दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये मैंने टेबल में आपको समझाया था। सो इन टेबल यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, तो उसको आप रिपीट करें। बाकी थ्योरी है ये सब, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल की अगर हम बात करें, तो ब्लड कैल्शियम इज रेगुलेटेड मेनली बाय 3 हार्मोन्स। कौन से 3 हार्मोन, देखो हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी, पैराथॉर्मोन और एक विटामिन डी और एक कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये दोनों तो क्या करेंगे, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएंगे और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर रेगुलेशन करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल का। पैराथॉर्मोन कैसे करता है, इसका तो पूरा वीडियो बना दिया मैंने कि ये प्रोटीन हार्मोन है जो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। और इंक्रीज कैसे करेगा भाई, बोन का रिजॉर्प्शन कराएगा, बोन से कैल्शियम ब्लड में आएगा। और विटामिन डी क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई टैक, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआई टैक, ठीक है, तो इससे करेगा। देन उसके बाद में कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल सिक्रीट करती हैं, और ये कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन होता है, ये बता चुके हैं हम। रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल बाय डिक्रीजिंग द बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन को कम करेगा, बोन में डिपोजिशन बढ़ाएगा कैल्शियम का। इफेक्ट ऑफ अदर हार्मोन्स, बाकी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। देखो यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल कौन से ऐसे हार्मोन से जो इंक्रीज करते हैं, देखो अभी बताया पीटीएच इंक्रीज करता है, कैल्सीट्राइयोल यानी विटामिन डी, है ना, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन भी विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन होता है, तो ये कम करेगा। और कॉर्टिसोल फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टिसोल ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है, कॉर्टिकॉइड्स मैंने बोल दिया, कॉर्टिसोल डिक्रीज करता है। और डिक्रीज जो भी करेगा वो कैसे करेगा, आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। कोई कैल्शियम को अगर हमें सपोज डिक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, रीनल रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना, रीनल रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ें,
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड अबाउट फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे, कितना वीडियो बनाया, लगभग बोरिंग तो नहीं लग रहा? देखो सिर्फ 14 मिनट्स का बना है, तो ये यहीं हम ख़त्म कर लेते हैं अबाउट फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। देखो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो बेसिक आप ये चार्ट देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। जो इंक्रीज कौन कौन करता है, अपोजिट कैल्सीट्रायोल, विटामिन डी जो होता है ये इसको इंक्रीज करेगा, विटामिन डी इंक्रीज करेगा। क्योंकि विटामिन डी क्या कराता है, ये एब्जॉर्प्शन कराता है जीआई ट्रैक्ट में कैल्शियम का और किसका, कैल्शियम का और फॉस्फेट का, तो ये इंक्रीज करेगा। एंड ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटी पिट्यूटरी, ये देखो ग्रोथ हार्मोन बेचारा सब में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ भी आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को भी बढ़ा रहा है और ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी ये बढ़ाता है, ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी ये इंक्रीज करता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी ये इंक्रीज करता है एंड ब्लड फॉस्फेट लेवल को भी इंक्रीज करता है। then we have parathormone from parathyroid and calcitrion, calcitonin and cortisol, ये तीनों क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं। कौन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और एक कॉर्टिसोल, ये ब्लड फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अपोजिट सी कुछ फिगर बन गई है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म इन सम डिटेल। सबसे पहले देखो फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फेट इज रिलेटेड टू फॉस्फोरस, लाइक फॉस्फोरस जो होता है वो हमारी बॉडी में मेनली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फॉस्फेट हमें फॉस्फोरस से मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ही हमारा फॉस्फेट बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बट हमारी बॉडी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फॉस्फेट जो है, फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन जो हमारा फॉस्फेट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर एनायन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर एनायन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, फॉस्फेट तो हर जगह है। देखो ATP में एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, DNA RNA के अंदर और बहुत सारे लाइक मैनी इंटरमीडिएट जो होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, वहाँ पे फॉस्फेट होता ही है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अलॉन्ग विद कैल्शियम ये हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, पता है ना आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड टीथ। और ये बफर की तरह भी काम करता है, फॉस्फेट बफर सुना है ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो इट फॉर्म्स बफर इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती हैं। अच्छा चलो ब्लड कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यूज बताओ। टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 11, तो 9 से 11 मिलीग्राम होता है। ठीक है, देन टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन द बॉडी इज 500 से लेके 800 ग्राम। कितना, 500 से लेके 800 ग्राम, सिर्फ इतना ही? ओहो हो, ये तो बहुत कम है, इतना ही है। अच्छा 500 से लेके 800 ग्राम, सिर्फ इतना ही होता है। दो इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, 85% to 90% ऑफ बॉडीज फॉस्फेट इज फाउंड इन बोन्स एंड टीथ। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ फॉस्फेट इज 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट कितना, 500 से लेके 800 ग्राम होता है। Though it is present in every cell of the body, 85% to 90% of body's phosphate is found in bones. 85 to 90% कहाँ प्रेजेंट है, बोन्स में ही प्रेजेंट है, टीथ में प्रेजेंट है। नॉर्मल फॉस्फेट लेवल इन द प्लाज्मा इज 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना, 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना, 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वेरी गुड, ओके। नाउ रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेट लेवल कैसे होता है, देखो 3 हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और 125 डाइहाइड्रोक्सिकॉल कैल्सिफेरॉल और कैल्सिट्रायोल विच इज़ विटामिन डी। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और यहाँ पे कॉर्टिकॉइड्स भी आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल मेनली। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आता है। ओके, सो नाउ ये सारी चीज़ें हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, बोन्स पे, किडनी पे, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कैल्शियम वाला है। अब यहाँ पर ये कौन क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, सारी चीज़ें लाइक देयर इज़ नथिंग लाइक बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट आपको मेन याद रखना है कि दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, ये कम करता है, ज़्यादा करता है। अब तक आपको ये पढ़ते पढ़ते समझ तो आ गया हो कि अगर कोई कम करेगा, चलो सपोज मानते हैं कि फॉस्फेट लेवल को कोई कम करेगा, तो वो कैसे करेगा बताओ भाई, वो यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, वो एब्जॉर्प्शन कम होने देगा, रीएब्जॉर्प्शन कम करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे एक देखो पैराथॉर्मोन को देख लेते हैं। पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम बोन एंड इंक्रीजेज इस यूरिनरी एक्सक्रीशन। तो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं रिजॉर्प्शन को कम ही करना है, पैराथॉर्मोन रिजॉर्प्शन करवाएगा फॉस्फेट का भी कैल्शियम के साथ, बट इसका यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। तो कुल मिला के
कमी करता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम जीआईटी थ्रू कैल्सिट्रॉयल. द ओवरऑल एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन डिक्रीजेस. देखो ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लगेगा कि ये क्या कर रहा है, रिजॉर्प्शन भी करवाता है, एब्जॉर्प्शन भी कराता है फॉस्फेट का जीआईटी से, लेकिन ये एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देता है. तो फिर ये कुल मिला के डिक्रीज करता है. ऐसा मत समझना कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है. ठीक है, बाकी कैल्सिट्रायल ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या.